CUET अंडर ग्रेजुएट 2026 के लिए आप इस बार अप्लाई करने वाले हैं। समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से सब्जेक्ट्स को चूज करना है, तो यू लैंडेड एट द करेक्ट प्लेस। इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि CUET एक्चुअली में होता क्या है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज से रिलेटेड। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई जस्ट से कि आपको बेसिक समझने हैं CUET यूजी काम कैसे करता है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है आपके लिए। बट अगर आपने वो वीडियो देखी है या आपको बेसिक्स भी अदर पता है, ठीक है, और आपको सिर्फ यही प्रॉब्लम आ रही है कि सब्जेक्ट्स को चूज कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी, यानी कि एक स्ट्रेटेजिकली आपको गाइड करूंगी कि एलिजिबिलिटी एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपकी होनी क्या चाहिए बेस्ड ऑन द ओपिनियन कि आपको किस तरीके की जो स्टडीज है इन यूनिवर्सिटीज या इवन कॉलेजेस परसू करनी है। सो वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि 2026 का एग्जाम स्ट्रक्चर या इवन CUET यूजी का एग्जाम स्ट्रक्चर होता क्या है। तो 3 चीजें हैं इसमें इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपको पता होने चाहिए कि टोटल आपको 5 पेपर ही CUET यूजी के लिए देने हैं, ठीक है। तो 5 टेस्ट पेपर्स में ही आप अटेम्प्ट कर सकते हो पेपरों को, या 5 पेपर ही आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अब उन्हीं 5 पेपर्स के अंदर आपके पास 3 सेक्शंस अवेलेबल होते हैं। एक आपका लैंग्वेज रिलेटेड सेक्शन होता है, एक आपका डोमेन स्पेसिफिक जो है सेक्शन होता है, तीसरा आपका आता है लॉजिकल रीजनिंग या अर्थमेटिक, जहाँ पे आपका मैथ्स वाला पोर्शन जनरली आता है, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं कि आपका CSAT वाला पोर्शन वो आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो सिलेबस है वो जनरली NCERT बेस्ड रहता है, 12th की NCERT बेस्ड रहता है। बट यहाँ पर भी 1-2 चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। पहले सबसे पहले नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 5, ठीक है। अब उसके अंदर भी आपको पहले चीज क्या करनी है कि एटलीस्ट टॉप 5 नहीं तो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज जो हैं या कॉलेजेस जो हैं जो आप टारगेट कर रहे हो, अभी जैसे जनवरी शुरू हो गया, एटलीस्ट आप उसका आइडिया ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि पेपर जो है आपका आफ्टर बोर्ड्स मार्च या अप्रैल या मैक्सिमम मई तक आपके पेपर जो हैं या जून तक पेपर आपके हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंगली एटलीस्ट आपको टॉप 3 यूनिवर्सिटीज जिनको आप टारगेट कर रहे हो एटलीस्ट वो आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। एंड वो CUET के अंडर यहाँ पर कवर भी होनी चाहिए, उस चीज़ का भी ध्यान रखना, क्योंकि अभी तक वैसे मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो CUET के अंदर आ चुकी है, चाहे वो पब्लिक है, प्राइवेट है, या प्राइवेट एडेड भी है या पब्लिक एडेड भी है, ठीक है। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखना। बट अगर वो CUET के अंदर फॉल करता है तो उसका टारगेट आपको रखना ही पड़ेगा। अगर नहीं फॉल करता है तो उसका सिलेबस आपको अलग से यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा कि वो क्या है। बट यहाँ पर अभी हम सिर्फ CUET के अंडर जो एनरोल्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी बात करेंगे। तो 5 टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं आपको वो लेने पड़ेंगे। अब 5 के अंदर ही आपको ये 3 जो सेक्शंस हैं 1A एंड B, देन सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 ये कवर करने हैं। यानी कि बेसिक सेंस में आपको एक लैंग्वेज में या एक लैंग्वेज का पेपर देना ही होगा, ठीक है। वो भी कंपल्सरी नहीं होगा, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, बट जनरली आपको जो यूनिवर्सिटीज टारगेट आप कर रहे हो उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनके ऊपर आपको जाना पड़ेगा। यानी कि अगर आपकी जो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज हैं उनकी जो कॉमन रिक्वायरमेंट्स हैं जो जरूरी हैं आपको उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो मतलब कहने का यही है कि आप पेपर देने से पहले ये मन बना चुके होंगे। सपोज जैसे मैंने अपने केस में क्या किया था, बट उस टाइम पे CUET यूजी होता नहीं था, बट जनरली मैंने क्या किया है, मैंने कॉमर्स के अंदर अब जो अपनी 12th की है, ठीक है। बट कॉलेज के टाइम पे आई डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद कॉमर्स, तो मैंने BA-LLB ले ली, ठीक है, क्योंकि आई वांटेड टू परस्यू लॉ एज अ करियर, एटलीस्ट एज अ डिग्री, ठीक है। अब वो हो नहीं पाया, वो बात अलग है, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंट रीजन टू दैट, बट आई वांटेड टू परस्यू लॉ, ठीक है। तो कॉमर्स के साथ लॉ अगर आप करना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पर एग्जिस्ट करता है BCom-LLB का, ठीक है। बट सिंस उस टाइम पे मेरे को सीट की अवेलेबिलिटी BCom-LLB की नहीं मिली थी इन माई डिजायर्ड यूनिवर्सिटी, तो मैंने क्या किया, मैंने BA-LLB ले ली, ठीक है। तो वो चीज़ों का कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा सोच के पहले आप चलना, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको ये सोचना होगा कि आपको जो आपने 12th में सब्जेक्ट्स लिए हैं आपको उनमें ही करियर परस्यू करना है या नहीं करना है। तो उसी के बेसिस पे आपका जो अब सब्जेक्ट है उसकी चॉइस या जो टेस्ट आप पेपर्स दोगे ये 5 वो डिपेंड करेगा। दूसरी चीज डिपेंड करेगी कि आपकी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो कौन सी हैं, उसके ऊपर आपको कौन से 5 पेपर देने हैं। उसके अंदर भी कई बार ऐसा होगा कि आपको एक लैंग्वेज का पेपर कंपलसरी होगा एंड आपका सेक्शन 3 जो कि जनरल टेस्ट है वो कंपलसरी नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में 4 ले सकते हो। कईयों में होगा कि लैंग्वेज कंपलसरी नहीं है बट सेक्शन 2 एंड 3 जो है आप उसमें से उसको कॉम्पनसेट कर सकते हो। बट एक जनरल रूल यहाँ पर यही कहता है कि आई जस्ट सजेस्ट कि एक लैंग्वेज प्लस आपका जो सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट है ये दोनों एटलीस्ट आप अपने पास रखना ही रखना।
क्यों? क्योंकि अगर आपकी अपनी इस चीज़ को भी पॉसिबिलिटी को सोच के चलो कि इन केस अगर आपकी ये टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ जो आपका टारगेट है इनमें आपका स्कोर उतना नहीं आ पाया, तो आपके पास एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, ठीक है। वही ऑल्टरनेटिव आपको लैंग्वेजेस प्लस आपका जो जनरल टेस्ट है जिसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग CSAT जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो आपको दिला सकता है, ठीक है। तो हर एक चीज़ की पॉसिबिलिटी लेकर यहाँ पर चलना। देन एग्जाम स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। देन सबसे पहले यूनिवर्सिटी के कोर्स को आपको मैप करना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि हर एक यूनिवर्सिटी का अपना खुद का सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट होता है फॉर स्पेसिफिक डिग्रीज। हर एक कॉलेज में आपको सपोज कीजिए कहीं पे भी बैचलर्स करने जानी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर बैचलर्स करनी है। अब जरूरी नहीं है कि हर यूनिवर्सिटीज आप हर एक यूनिवर्सिटी इकोनॉमी तो आप पढ़ोगे ही पढ़ेगे, बट कई जो यूनिवर्सिटीज है उनकी डिमांड रहेगी कि आपके पास एटलीस्ट मैथ्स तो होना जरूरी है। कईयों के केस में वो चीज़ पॉसिबल यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है, कि मैथ्स आपको लेनी पड़ेगी। कई बोलेंगे आपको मैथ्स नहीं लेनी है। जैसे अब कॉमर्स के केस में मैं आपको बता रही हूँ कि कॉमर्स में आपको ना एक एडिशनल सब्जेक्ट लेना होता है। तो अब कई फिजिकल एजुकेशन ले लेते थे मेरे टाइम पे, कई यहाँ पर मैथ्स ले लेते थे, ठीक है, एज एन एडिशनल सब्जेक्ट ऑल्सो 6 सब्जेक्ट भी वो रख लेते थे। कई सिर्फ मैथ्स रखते थे, फिजिकल एजुकेशन नहीं रखते थे। क्यों? क्योंकि अब यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट ही कई बार टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ की थी, उनकी ये थी कि मैथ्स एटलीस्ट आपकी 12th में कॉमर्स में होनी कंपलसरी है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको स्पेसिफिक डिग्रीज बेस्ड ऑन द कॉलेजेस आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उनका करिकुलम क्या है, उनका क्या रिक्वायरमेंट है, एंड उसी की बेसिस पे आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या होनी चाहिए। देन उसके बाद आपको तब भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि क्या यूनिक सब्जेक्ट सेट ऑफ आपको यूज़ करने चाहिए, आपकी स्पेसिफिक डिग्री के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप CUET UG के पोर्टल पर जाइए। वहाँ पर जाकर यूनिवर्सिटीज़ के अंडर टैब खुल जाएगा। तो जो भी आपको यूनिवर्सिटी अपने चॉइस की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ एटलीस्ट है, वैसे मेरे अकॉर्डिंगली 5 होनी चाहिए, बट टॉप 3 अगर आप देख कर चलते हैं तो अपने ड्रीम कोर्सेज के रिगार्डिंग जो भी यूनिवर्सिटीज़ आपने चूज़ किया ना उनकी एलिजिबिलिटी को एक बार डाउनलोड कर लीजिए, उसका चाहे प्रिंट आउट भी लगा लीजिए, ठीक है। उस प्रिंट आउट को आपस में कंपेयर करके क्या क्या सब्जेक्ट्स की कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हो तो वो आप कीजिए, ठीक है। तो मतलब अब हर एक यूनिवर्सिटी में जो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं अगर आपने कवर वो नहीं किए विद रिस्पेक्ट टू योर डिग्री जो आप परस्यू करना चाहते हो तो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है उस कोर्स की। सपोज कीजिए मैथ्स ऑनर्स करना चाहते हो बट मैथ्स ऑनर्स के अंदर आपने मैथ्स को ही नहीं रखा, वो मैंडेटरी सब्जेक्ट ही तो है ना, ऑब्वियस सी बात है, मैथ्स ही नहीं थी आपके पास 12th के अंदर, या इवन कि आपने पेपर के टाइम पे CUET में मैथ्स नहीं भरा, तो फिर आपको कैसे, आप ऑब्वियसली डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना। देन क्लास 12th की अलाइनमेंट, क्योंकि बेसिक रूल आपका जनरली यही कहते हैं कि आप 10th के बाद ना 11th के अंदर अपना चॉइस रखते हो कि मेड नॉन मेड या इवन आर्ट्स आपको रखनी है ना। तो उसके बाद भी कई ऐसे होते हैं जो चेंज कर लेते हैं अपना पाथ, करियर पाथ, जैसे मैंने किया, ठीक है, कि 10th के बाद 11th में मैंने कॉमर्स ली, उसके बाद मैं कंप्लीटली ह्यूमैनिटीज़ में चली गई, है ना। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर आती हैं कईयों के पास, कईयों का इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है, कईयों के खुद के कुछ पर्पसेस होते हैं, बट यहाँ पर बेसिक स्ट्रैटेजी ये कहती है कि अगर आपने +1 के अंदर अपनी मर्जी से प्रॉपर होशो आवाज़ में वो चीज़ को चूज़ किया है, सपोज अगर डॉक्टर बनना है तो बनना है, इंजीनियर बनना है तो बनना है, वो चीज़ अगर आपने सोच के मेडिकल नॉन मेडिकल या इवन की कई बोलते हैं कि नहीं मैं तो सिर्फ सरकारी पेपर देना है, मुझे सिर्फ ग्रेजुएशन करनी है ना, वैसा गोल बना लिया है, तो आपका जो बोर्ड का सिलेबस है अकॉर्डिंग टू दैट योर स्ट्रीम जो आपने +1 +2 के अंदर चूज़ की है उसी सब्जेक्ट्स के साथ आप अपने मैच कर सकते हो इन सभी सब्जेक्ट्स को, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी की डिमांड को लेते हुए। इससे आपको फ़ायदा क्या होने वाला है कि आप बोर्ड की एग्जामिनेशन की जब तैयारी करोगे तो एटलीस्ट आपको CUET के अंदर जो बेसिक्स हैं उनके बारे में आइडिया होगा ही होगा। साइमल्टेनियसली आपकी एटलीस्ट 20-30% जो है वो तैयारी हो सकती है, इवन 40% तक भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन कि कितना आप चीज़ों को रट सकते हो। क्योंकि जो CUET का पेपर का पैटर्न है ना, अगर आप कभी भी उसका PYQ उठा के देखोगे, अगेन आपको वो CUET UG की वेबसाइट पे मिल जाएगी, ठीक है, NTA की जो वेबसाइट है उस पर मिल जाएगा आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर है, उस पर आप देखोगे बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड जो चीज़ें हैं वो आपको कॉपी करके एज अ क्वेश्चन पूछी जाती है। तो कई बार एक वर्ड भी अगर आप मिस कर देते हो ना तो आप आंसर गलत कर देते हो, इतना ज़्यादा प्रिसिशन आपको जो CUET का पेपर है उसमें चाहिए होती है, ठीक है, क्योंकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है NCERT बेस्ड MCQ पैटर्न की। तो अगर आप 12th वाली स्ट्रीम को ही कंटिन्यू करते हो तो आपको ये फायदा मिल जाएगा, ठीक है। बट इन केस अगर आप चेंज करना चाहते हो दैट इज योर चॉइस ऑफ डिस्क्रिप्शन, या आपकी खुद की डिस्क्रिप्शन है वो। देन डू नॉट चूज अ न्यू सब्जेक्ट you haven't studied in the school unless specifically required by the target university। अगर आप वही स्ट्रीम में जाना चाहते हो बट आपकी टारगेट यूनिवर्सिटी कुछ एक्स्ट्रा डिमांड कर रही है तो वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बता ही दिया था कि कई बोलते हैं कि अगर आपको बिजनेस स्कूल में एडमिशन लेनी है, बिजनेस जो कॉलेजेस में एडमिशन लेनी है, वहाँ पे आपको मैथ्स एज एन एडिशनल सब्जेक्ट रखना ही पड़ेगा। हमारे टाइम पे तो वो बोर्ड्स के टाइम पे हो जाता था, बट अब आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है, आप CUET में मैथ्स लेकर तो भी एडमिशन ले सकते हो।
है ना। तो वो चीज़ के पास पॉसिबिलिटी आपके पास यहाँ पर एडिशनली एग्जिस्ट करती है। तो टारगेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, या आपका जो 12th का कोर्स है या जो लाइफ जिसमें आप परस्यू करना चाहते हो आगे अपनी स्टडीज, ठीक है, वो चीज़ें मैटर यहाँ पर ज़्यादा करेंगी। देन तीसरी है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी। जैसे कि 5 की लिमिट है टोटल, एक लैंग्वेज तो प्लीज रखिए। बाकी अगर आपको मैथ्स आपने ले लिया है देन आपको जनरल टेस्ट लेने की ज़्यादातर वैसे ज़रूरत होती नहीं है अनटिल अनलेस आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। वैसे मेजर पावरफुल कॉम्बिनेशन यही कहता है कि जनरल टेस्ट आप प्लीज रख लीजिए, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी में अगर आपको सीट नहीं मिलती है, मार्क्स कम आते हैं ड्यू टू वट एवर XYZ रीजन, है ना, तो उस वजह से आप जनरल टेस्ट की वजह से आपके डिफरेंट कोर्सेज जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर खुल जाते हैं, ठीक है। एक लैंग्वेज प्लीज रखिए एंड 3 डोमेन सब्जेक्ट्स रखिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है वो कवर करता है रफली 80% ऑफ द ऑल अवेलेबल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही चीज को फॉलो करते हैं कि अगर आप किसी भी गलत ट्रैप में फंस जाओ, वैसे तो ऐसा भगवान करे ना हो, बट अगर आप फंस जाओ तो आप बाकी यूनिवर्सिटीज में जा सको और आपका साल खराब ना हो यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ों को यहाँ पर फोकस कर सकते हो। जनरल टेस्ट में BBA, BMS, जर्नलिज्म एंड मेनी प्राइवेट और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए ज़रूरी है, ठीक है। डोमेन स्पेसिफिक में कोर्स सब्जेक्ट्स फ्रॉम या क्लास 12th स्ट्रीम, लैंग्वेज के अंदर हिंदी और इंग्लिश मोस्ट कॉमनली यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। वैसे मदर टंग 13-14 तरह की लैंग्वेजेस हैं, उसको इंक्लूड किया गया है, उसमें से आप कोई भी दे सकते हो। इंग्लिश और हिंदी जो है स्पेसिफिकली आपके टारगेट यूनिवर्सिटीज़ में कवर्ड होती हैं। अब स्ट्रीम स्पेसिफिक रिकमेंडेशन में जनरली आप क्या कर सकते हो कि आप अपने लैंग्वेज रख सकते हो, अगर साइंस है हिंदी या इंग्लिश रख ली, इंग्लिश रखते हैं जनरली लोग, PCM ले लिया या PCM नहीं लिया, एंड देन अगर इसके बाद आपने जनरल टेस्ट ले लिया तो इसका आपको फायदा हो जाएगा। जनरल टेस्ट नहीं लेना चाहते हो तो मैथ्स बायो दोनों रख लो, ठीक है। देन कॉमर्स की बात करो तो लैंग्वेज है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, ये कंपलसरी तो है ही है, ठीक है। इसके बाद आप जनरल स्टडीज रख लो, जनरल टेस्ट जो है आपका वो रख लो, वरना कोई एक एडिशनल सब्जेक्ट भी रख सकते हो आप, ठीक है ना। देन ह्यूमैनिटीज में लैंग्वेज तो पक्का होती ही होती है। देन पॉलिटिकल साइंस रख लिया, हिस्ट्री रख लिया, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी रख सकते हो आप, ठीक है। कि इफ यू आर अनश्योर कि ऑलवेज इंक्लूड जनरल टेस्ट एज अ 5th सब्जेक्ट टू ओपन डोर्स टू वोकेशनल कोर्सेज। अब तो बहुत तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो उस वोकेशनल कोर्सेज में भी आप एनरोल कर सकते हो, स्पेशलाइजेशन में फर्दर इनिशियली घुस सकते हो, तो उसमें भी आपको यहाँ पर फायदा मिल जाएगा। देन कॉमन मिस्टेक्स आपको अवॉइड क्या करनी है कि जनरल टेस्ट को जनरली लोग अवॉइड कर देते हैं कि जनरल टेस्ट नहीं देना मुझे क्योंकि मैथ्स नहीं आता, सेक्शन 3 देना ही नहीं है, बट BBA करनी है, बिजनेस की बात कर रहे हो आप, वहाँ पर आपको अरिथमेटिक या आपका जो मैथ्स वाला कॉम्पोनेंट है, बेसिक CSAT नहीं आपको समझ में आ रहा, तो कैसे कर लोगे आप, ठीक है ना। क्योंकि BBA करके जनरली MBA तो कभी भी हो सकती है, बट जनरली BBA के बाद लोग MBA कर लेते हैं, बैचलर्स है वो मास्टर्स है, तो इन दैट केस आपको वो ज़रूरी होगा। देन ओवर सिलेक्टिंग लैंग्वेजेस के लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ एक ही परस्यू कीजिए, एक से ज़्यादा मत कीजिए। एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज को यहाँ पर प्लीज़ 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 फॉलो कीजिए, 2 में आप खुद फंस जाओगे, खुद प्रॉब्लम्स आपको आ जाएंगी अनटिल एंड अनलेस आपको कोई लैंग्वेज बेस्ड कोर्स नहीं करना है। देन मिसिंग मैपिंग अपडेट्स कि जो सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमेशा चेंज हो सकती हैं, तो हमेशा NTA का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जो किसी UET की या NTA की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ध्यान रखते रहना, चेंजेस क्या क्या प्रपोज हुए हैं, ठीक है। तो कभी भी पैटर्न चेंज हो सकता है, उसके ऊपर भी फोकस करना कि महीने, अब तो महीने क्या 2 हफ्ते बाद एटलीस्ट एक बार खोल के ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देख लेना, क्योंकि कोई अपडेट मुझे पता लगेगी मैं आपको ज़रूर बताती रहूँगी, बट उसके अलावा भी कई बार ऐसा होता है कि हम मिस आउट कर जाते हैं, आपको वो चीज़ पता होनी ज़रूरी है क्योंकि पेपर आपने देना है, ठीक है। तो उस चीज़ पे आप प्रोएक्टिवली काम कर सकते हो। देन फाइनल चेकलिस्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए, टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़, रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स कौन से हैं, क्रॉस चेक करो कि क्लास 12th की मार्कशीट के साथ ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से केटर हो सकते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी बेटर बन सकती है, एंड NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहले से ही रजिस्टर करके रख लीजिए, ठीक है। क्योंकि लास्ट डेज पे अगर आपके रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, कई बार ना नए रूल्स भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो आप फिर भागा दौड़ी करते हो, कई बार वेबसाइट ही चलनी बंद हो जाती है क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ये प्रोसेस है, तो इसको पहले से ही रजिस्टर करके रख लो अपने आप को ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्टर करके रख लोगे, जब टाइम आएगा अपना फॉर्म फिल कर देना है, सबमिट कर देना रिक्विजिट फी के साथ, ठीक है। तो गैदर कीजिए NCERT टेक्स्ट बुक्स फॉर ऑल चोजन डोमेन्स, जो भी आपने डोमेन सब्जेक्ट चूज किए हैं NCERT की टेक्स्ट बुक्स को आप रेफर करना शुरू कर दीजिए। अब मेरी बात सुनो, मैंने एक चीज़ आपको बहुत पहले बोली थी शुरू में, मैं आपको स्लाइड बता देती हूँ अगर आपको याद हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको बताई थी वो बात, क्लास 12th की NCERT जो स्ट्रिक्टली सिलेबस की बात करता है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर NCERT भी एक तरह की NCERT नहीं, ठीक है, 12th की NCERT, ठीक है, मान लिया 12th की जो लेटेस्ट रैशनलाइज NCERTs हैं उनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बट रैशनलाइज जो NCERTs हैं उसके अंदर जो सिलेबस है ना वो आप देखोगे जनरली वो कम ही हुआ है, उसके अंदर बढ़ा हुआ कुछ नहीं है, सिलेबस को कट डाउन ही किया है,
तो माई सजेशन टू यू इज कि आपको अगर ओल्ड एनसीईआरटीज कहीं से मिल जाती हैं तो प्लीज़ उसको रेफर करना, उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा बट यूनिवर्सिटी अपने चॉइस की मिल जाएगी, क्योंकि PYQs मैंने क्यूरेट किए हैं, मुझे पता है क्या क्या सिचुएशन है कि 2025 में जो आपको पेपर आया था वो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी से आया था, बल्कि आपको रैशनलाइज करके नई एनसीईआरटीज भी दे दी गई थी, बट पेपर आपको ओल्ड एनसीईआरटी से आया था। ठीक है, तो उस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, तो जो स्टूडेंट स्पेसिफिकली बायोलॉजी के लिए यहाँ पर परस्यू करेंगे या बायोलॉजी डोमेन जो है जिनको इंक्लूड कर ही रहे हैं स्पेसिफिकली, उनको ना थोड़ा सा एडिशनली और चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। बायोलॉजी हो गया या इवन कि इन्वायरमेंट हो गया, ऑल्दो इन्वायरमेंट का जो सिलेबस है वो बहुत पहले से उन्होंने डिटेल में दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, बट इन्वायरमेंट का जो पहली बात जो क्वेश्चन सेटअप आता है वो सारा करंट अफेयर्स बेस्ड आता है, उसकी इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी नहीं दी होती आपको। एनसीईआरटी आप पढ़ भी लो फिर भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो शायद आपको नहीं आते होंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। बायोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको बोलूँ तो आपको मैं ये रिकमेंडेशन दूंगी कि 11th की बायो भी प्लीज़ पढ़ना। एंड अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी वाले बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो प्लीज़ उसके ऊपर फोकस करना कि बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनको बायोटेक्नोलॉजी लेनी है वो भी, या बायोलॉजी भी जो स्पेसिफिकली ले रहे हैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, उनको एक तो 11th की एनसीईआरटी भी पढ़नी है, 12th की एनसीईआरटी भी पढ़नी है, प्लस बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक अलग से एनसीईआरटी आती है जो आप एनसीईआरटी के पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो। बस आप गूगल पे जाके डाउनलोड एनसीईआरटीज लिखो, वहाँ पर आपको डायरेक्टली वो चीज़ मिल जाएगी। 12th की आपकी बायोटेक्नोलॉजी की जो एनसीईआरटी है उसके बारे में भी एक बार प्लीज़ उस पर भी गौर फरमा लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस वहाँ से भी पूछे गए हैं। क्वेश्चंस का पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स का, जब हम बायो या इन्वायरमेंट की बात करते हैं ना, वेरी मच आपको ईजिली इन्फॉर्मेशन मिलती ही नहीं है। पुरानी एनसीईआरटीज में मिल जाएंगी फिर भी, ठीक है, फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, बट बायो एंड एनवायरमेंट में आपको करंट अफेयर्स एंड इवन की 11th या 12th की एनसीईआरटीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एंड उसके अलावा जो बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं या बायोलॉजी डोमेन वाले हैं, उनको बायोटेक्नोलॉजी वाले जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है। किस तरह की स्पीशीज़ है, किस तरह की को स्पीशीज़ है, क्या फिजिकल एट्रीब्यूट्स थे, क्या आप कह सकते हो कि डिफरेंट तरह की जो आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके बेस पे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। बहुत सारा जो है इंटरनली आपको डीप डिटेल में स्टडी करनी पड़ती है, तो प्लीज़ उस पर भी एक बार फोकस करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि PYQs कवर किए गए हैं आपके लिए यहाँ पर। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे मैं आपको ये चीज़ें इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि पहले से ही थोड़ा सा सतर्क होकर पढ़ना। बिल्कुल इजीली इसको मत लेना कि आपको पता है कि पर पेपर आपको 50 क्वेश्चन है, 50 के 50 अटैम्प्ट करने हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 5 जो है मार्क्स एक क्वेश्चन करेक्ट होने के मिल जाएंगे और एक कट भी जाता है, 1 माइनस भी हो जाता है गलत लिखने पर, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, एक एक नंबर कॉम्पिटिटिवनेस में बहुत फ़र्क पड़ता है। जब अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटीज़ पे आंख रखते हो बट वहाँ पर नहीं मिल पाएगा ना, तो आपको वो पता लगेगा कि आपकी जो लाइफ रीडायरेक्ट होती है कि उस टाइम पे सोच लेते हैं कि हाँ थोड़ा सा और पढ़ लेना चाहिए था। टाइम एंड अगेन मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, ध्यान देकर पढ़ना। बोर्ड्स ऑलरेडी आपको सीरियस यहाँ पर अंडर प्रेशर लेकर जाते हैं, बट बोर्ड्स में आप मार्क्स ले सकते हो क्योंकि आपको कॉन्टेक्चुअली चीज़ें लिखनी होती हैं, डिटेल में चीज़ें लिखनी होती हैं, आप अपना पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो। अभी के लिए मैं आपकी आंखें खोलने के लिए सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि NTA की वेबसाइट पे जाके ना CUET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डोमेन स्पेसिफिक खोल के देखना, सच्चाई आपको अपने आप पता लग जाएगी किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैं डरा नहीं रही हूँ, बस मैं आपको एक रियलिटी चेक दे रही हूँ कि आप बड़े हो चुके हो, आप कॉलेजेस में जा रहे हो। ठीक है, कॉलेजेस में एटलीस्ट जाकर थोड़े बहुत रिस्पॉन्सिबल बनना आपका खुद का फ़र्ज़ हो जाता है। ठीक है, कि माँ बाप भी थोड़े एज होते रहते हैं, वहाँ पर एज बढ़ती जाती है उनकी भी। ठीक है, तो एटलीस्ट अब उनका बर्डन अगर यहाँ पर कम हो सके थोड़ा सा, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप रिस्पॉन्सिबल बन जाओ, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी भी लेना यहाँ पर शुरू करो। तो उस सीरियसनेस के साथ आगे प्रिपेयर करना व्हेन यू गो फॉर CUET UG। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस भी होते हैं, डिफिकल्ट भी होते हैं, बट स्पेसिफिकली टेक्निकल सब्जेक्ट्स की अगर मैं आपको बात करूँ तो डिफिकल्टी लेवल तो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो उसी बेसिस पे यहाँ पर तैयारी कीजिए। देन क्यूरेट किया है मैंने, अगेन आपको मैंने बताया ना, ह्यूमैनिटीज़ का मेरा बैकग्राउंड जनरली कंसिडर करता है यहाँ पर, बट बायो के केस में या इवन की इन्वायरमेंट के केस में भी देखूँ तो थोड़ा बहुत मेरा यहाँ पर डोमेन एग्जिस्ट करता है। तो ई बुक्स आपके लिए कंपाइल की गई हैं PYQs 2022 ऑनवर्ड्स। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, जिसमें आपको बायो की इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, जोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशियोलॉजी ये कवर किए गए हैं।
तो पर ई बुक सिर्फ एक नॉमिनल सा रेट है 49 रुपीज़ का, जिसमें 2022 ऑनवर्ड से लेकर 2025 के जो PYQs हैं वो CUET के अंडर ग्रेजुएट के कवर किए गए हैं फॉर द स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर ई बुक्स के कैटेगरी के अंदर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, परचेज करते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है। अदरवाइज वैसे अगर आपको विदाउट सोल्यूशंस कोई पेपर चाहिए, ठीक है, तो आप CUET की जो NTA की वेबसाइट है वहाँ पर CUET UG के अंडर भी पेपर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, बट वो सॉल्व पेपर्स नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी टेक्निकलिटीज़ हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप बोलोगे कि आंसर की ये क्यों बनी, क्योंकि एक एक वर्ड से आपके आंसर्स जो है ना वो UG के अंदर यहाँ पर चेंज होते जा रहे हैं। तो तभी मैं आपको बोल रही हूँ थोड़ा सा ध्यान से, प्रिसीजन से आपको यहाँ पर तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। सो इन केस अगर आप अगेन परचेज करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट से ई बुक्स का एक्सेस यहाँ पर ले सकते हो एंड परचेज कर सकते हो अकॉर्डिंगली आपको जो भी यहाँ पर बुक को परचेज करना है, ठीक है। तो कोई वैसे भी डाउट होता है अपार्ट फ्रॉम दिस, तो आपको जो भी वीडियो चाहिए नेक्स्ट CUET UG से रिलेटेड वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं वीडियोस बना दूंगी। कोई भी वैसे भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश यहाँ पर करूंगी। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।